नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास चर्चा के लिए एक बहुत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण और शायद कुछ लोगों के लिए विवादास्पद किताब है। ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की एक ऐसी रचना है जो असल में एक भाषण के तौर पे लिखी गई थी लेकिन कभी दी नहीं गई। इसका नाम है एनाइलेशन ऑफ कास्ट, मतलब जाति का विनाश। और इसका जो किस्सा है वो भी कम दिलचस्प नहीं है। मतलब ये भाषण 1936 में लाहौर के एक हिंदू सुधारवादी समूह जात पात तोड़क मंडल के उनके सालाना जलसे के लिए तैयार किया गया था। लेकिन हुआ ये कि जब आयोजकों ने भाषण का टेक्स्ट एडवांस में पढ़ा तो उसमें लिखी बातें उन्हें इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने उसे असहनीय कह दिया। असहनीय? हाँ, और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने पूरा का पूरा सम्मेलन ही रद्द कर दिया। इसके बाद अंबेडकर ने इसे खुद अपने खर्च पर एक छोटी किताब की तरह छपवाया। और आज हम जिस किताब के सहारे ये चर्चा कर रहे हैं वो इसका एक खास एनोटेटेड एडिशन है। इसमें लेखिका अरुंधति रॉय की एक लंबी भूमिका है जिसका शीर्षक है द डॉक्टर एंड द सेंट। तो आज हमारी कोशिश इसी भूमिका और किताब के कुछ मुख्य विचारों को समझने की होगी। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मतलब लगभग 90 साल पुराने इस टेक्स्ट में ऐसा क्या है जो आज भी इतना प्रासंगिक और कह सकते हैं विस्फोटक माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अरुंधति रॉय अपनी भूमिका की शुरुआत एक बहुत ही जोरदार तुलना से करती हैं। वो एक तरफ मलाला यूसुफजई का जिक्र करती हैं, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। बिल्कुल, और दूसरी तरफ सुरेखा भोटमांगे का, जिनका नाम शायद ही किसी ने सुना हो। और ये तुलना ही एक तरह से पूरी बहस की जमीन तैयार कर देती है। बिल्कुल, सुरेखा भोटमांगे की कहानी महाराष्ट्र के खैरलांजी गांव की है। वो एक पढ़ी लिखी दलित महिला थी, अपने परिवार को संभाल रही थी और उनके पास थोड़ी जमीन भी थी। लेकिन सिर्फ उनकी जाति की वजह से गांव के जो तथाकथित उच्च जाति के लोग थे वो उन्हें परेशान करते थे। किस तरह की परेशानियां? जैसे उन्हें बिजली का कनेक्शन नहीं लेने दिया जाता था, पक्का घर बनाने से रोका जाता था और यहाँ तक कि सार्वजनिक कुएं से पानी लेने पर भी आपत्ति थी। और जब उन्होंने इन सब का विरोध करने की हिम्मत दिखाई तो मामला और बिगड़ गया। उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिससे गांव के दबंग लोग उनसे और भी ज्यादा नाराज हो गए। और फिर 29 सितंबर 2006 को जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। लगभग 70 लोगों की भीड़ ने उनके घर पर हमला कर दिया। जो हुआ वो वाकई भयावह था। सुरेखा, उनकी 17 साल की बेटी प्रियंका और उनके 2 बेटों को भीड़ ने घर से घसीटकर बाहर निकाला। किताब में जो ब्यौरा दिया गया है वो बहुत ही परेशान करने वाला है। लड़कों को उनकी माँ और बहन के साथ बलात्कार करने के लिए मजबूर किया गया। जब उन्होंने मना किया तो उनके गुप्तांगों को क्षत विक्षत कर दिया गया और फिर उन्हें मार डाला गया। और सुरेखा और प्रियंका के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और फिर उन्हें भी पीट-पीट कर मार डाला गया। ये सुनना भी बेहद मुश्किल है और ये सोचना कि इस भयावह घटना को वैसी तवज्जो नहीं मिली, ये अपने आप में रॉय की उस बात को साबित करता है जिसे वो प्रोजेक्ट ऑफ अनसीइंग कहती हैं। मतलब समाज की वो परियोजना या वो कोशिश जिसके तहत जाति की सच्चाई को जानबूझकर अनदेखा किया जाता है, जैसे कि ये है ही नहीं। हाँ, और यही अनदेखी अंबेडकर के काम के केंद्र में है। वो कहते थे कि अछूतों के लिए हिंदू धर्म भय का एक वास्तविक कक्ष है, अ वेरिटेबल चेंबर ऑफ हॉरर्स। अ वेरिटेबल चेंबर ऑफ हॉरर्स? और जो आंकड़े हमारे सामने हैं वे इस बात को और भी भयावह बना देते हैं। किताब में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जिक्र है और ये आंकड़ा सुनकर शायद हमारे सुनने वाले भी एक पल के लिए रुक जाएंगे। हर 16 मिनट में भारत में एक दलित के खिलाफ अपराध होता है। हर 16 मिनट? ये कल्पना करना भी मुश्किल है। इसका मतलब है कि जब तक हमारी ये बातचीत खत्म होगी तब तक शायद 3 या 4 ऐसे मामले हो चुके होंगे। और ये तो सिर्फ वो मामले हैं जो रिपोर्ट होते हैं। बिल्कुल। किताब में 2012 के आंकड़ों का भी जिक्र है, जिसके मुताबिक उस एक साल में 1574 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और 651 दलितों की हत्या कर दी गई। ये संख्याएं हमें बताती हैं कि खैरलांजी कोई अकेली या असाधारण घटना नहीं थी, ये एक पैटर्न का हिस्सा है। ये आंकड़े और खैरलांजी जैसी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर इस पूरी व्यवस्था की नींव क्या है। वो कौन सी सोच है जो इस तरह की क्रूरता को जायज ठहराती है। अंबेडकर ने अपनी किताब में इसकी जड़ों तक जाने की कोशिश की है। उन्होंने जाति व्यवस्था को बहुत ही सटीक शब्दों में परिभाषित किया। उन्होंने इसे सम्मान का एक बढ़ता हुआ पैमाना और अवमानना का घटता हुआ पैमाना कहा। अच्छा।
ये एक सीढ़ी की तरह है। सबसे ऊपर ब्राह्मण है, जिन्हें सबसे पवित्र और पूजनीय माना जाता है, और जैसे जैसे आप सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, सम्मान कम होता जाता है और अपमान बढ़ता जाता है। और सबसे नीचे हैं अवर्ण जातियां, यानी अछूत, जिन्हें इतना अपवित्र माना जाता था कि उनकी परछाई भी दूसरों को प्रदूषित कर सकती थी। और यहीं पर भारत के दो सबसे बड़े नेताओं महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच का जो गहरा वैचारिक मतभेद है वो खुलकर सामने आता है। ये सिर्फ कोई राजनीतिक मतभेद नहीं था, बल्कि समाज को देखने का, भविष्य को देखने का एक बुनियादी फर्क था। बिल्कुल, ज्यादातर लोग ये नहीं जानते, लेकिन गांधी जाति व्यवस्था के समर्थक थे। किताब में उनके 1921 के एक लेख का हवाला दिया गया है, जो उनके गुजराती जर्नल नवजीवन में छपा था। उसमें उन्होंने लिखा कि हिंदू समाज हजारों सालों से इसलिए टिका हुआ है क्योंकि ये जाति व्यवस्था पर आधारित है। वो वंशानुगत व्यवसाय के सिद्धांत को एक शाश्वत सिद्धांत मानते थे। मतलब जो जिस जाति में पैदा हुआ है उसे वही काम करना चाहिए जो उसके पूर्वज करते आए हैं। हाँ, उनका यही मानना था। वो जातियों के बीच ऊंच नीच और छुआछूत के खिलाफ थे, लेकिन वो पूरी व्यवस्था को खत्म करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। उन्हें लगता था कि अगर हर कोई अपना पारंपरिक काम करेगा तो समाज में एक तरह का संतुलन बना रहेगा। लेकिन ये तो अपने आप में एक विरोधाभास लगता है। क्या बिना ऊंच नीच के जाति व्यवस्था का कोई मतलब भी है? अंबेडकर ने इस पर जरूर कुछ कहा होगा। बिल्कुल, और यही अंबेडकर के तर्क का केंद्र था। उनका जवाब बहुत सीधा और साफ था। जब तक जातियां रहेंगी तब तक बहिष्कृत भी रहेंगे। जाति व्यवस्था की विनाश के अलावा बहिष्कृतों को कुछ भी मुक्त नहीं कर सकता। उनके लिए समस्या सिर्फ छुआछूत या भेदभाव नहीं थी, बल्कि वो पूरी सीढ़ीनुमा व्यवस्था थी जो जन्म के आधार पर किसी को श्रेष्ठ और किसी को हीन बनाती है। अरुंधति रॉय अपनी भूमिका में इसी बहस को आज के आधुनिक भारत के संदर्भ में ले आती हैं। एक आम धारणा है कि आज़ादी, लोकतंत्र और शहरीकरण के साथ जाति व्यवस्था कमजोर पड़ गई है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? किताब में जो तर्क दिया गया है वो इसके ठीक उल्टा है। रॉय लिखती हैं कि लोकतंत्र ने जाति को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे स्थापित और आधुनिक बना दिया है, इंट्रेंच्ड एंड मॉडर्नाइज्ड। जाति अब वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है और पूंजीवाद के साथ मिलकर इसने एक नया और भी मजबूत रूप ले लिया है। इसके समर्थन में कुछ तथ्य भी दिए गए हैं। हाँ, और वो काफी चौंकाने वाले हैं। जैसे फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में 55 भारतीय हैं, लेकिन उनमें एक भी दलित या आदिवासी नहीं है। और शीर्ष 10 में से 7 वैश्य समुदाय से हैं, जिन्हें पारंपरिक रूप से व्यापारिक जाति माना जाता है। ये दिखाता है कि कैसे सदियों पुराना जातिगत ढांचा आज के पूंजीवाद के साथ घुल मिल गया है। ये तो हुई व्यापार की दुनिया की बात। सत्ता के जो दूसरे केंद्र हैं, जैसे मीडिया, नौकरशाही, न्यायपालिका, वहां क्या तस्वीर दिखती है? तस्वीर लगभग वैसी ही है। किताब में 2006 के एक CSDS सर्वे का जिक्र है, जिसमें दिल्ली के मीडिया जगत के बड़े पदों पर बैठे लोगों का विश्लेषण किया गया। पता चला कि अंग्रेजी प्रिंट मीडिया में 90% और टेलीविजन में 79% निर्णय लेने वाले लोग उच्च जाति के थे। 90%? हाँ, और इनमें से भी 49% अकेले ब्राह्मण थे। 315 लोगों के उस सर्वेक्षण में एक भी दलित या आदिवासी नहीं था। न्यायपालिका और नौकरशाही में भी यही पैटर्न देखने को मिलता है। और जब भी इस असंतुलन को ठीक करने के लिए आरक्षण जैसी नीतियों की बात होती है, तो योग्यता या मेरिट का तर्क सामने आ जाता है। कहा जाता है कि आरक्षण से योग्यता के साथ समझौता होता है। हाँ, और किताब में इस मेरिट के तर्क को बहुत तीखे शब्दों में भाई भतीजावाद का पर्याय कहा गया है, अ यूफेमिज्म फॉर नेपोटिज्म। इसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय मतलब JNU का उदाहरण दिया गया है, जिसे भारत का एक प्रगतिशील गढ़ माना जाता है। लेकिन वहां भी दलित और आदिवासी शिक्षकों का कोटा कभी पूरा नहीं भरा गया। तर्क हमेशा यही दिया जाता है कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते, जिससे उत्कृष्टता के मानकों से समझौता हो सकता है। तो ये तो पिरामिड के ऊपरी हिस्से की बात हुई, जहां सत्ता और संपत्ति है। पिरामिड के सबसे निचले पायदान पर आज क्या स्थिति है? दलित और आदिवासी आज भी आर्थिक पिरामिड में सबसे नीचे हैं। किताब के अनुसार लगभग 70% दलित भूमिहीन हैं। लेकिन एक सरकारी विभाग है जहां उनका प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा है, और वो है सफाई कर्मचारियों का विभाग। भारत सरकार द्वारा नियुक्त लगभग 90% सफाई कर्मचारी
दलित समुदाय से आते हैं। और मैला ढोने की प्रथा जो गैर कानूनी है, क्या वो खत्म हो गई है? कानूनी तौर पर तो खत्म हो गई है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। ये प्रथा आज भी जारी है और किताब में ये भी लिखा गया है कि भारतीय रेलवे इसका सबसे बड़ा नियोक्ता है, जो अपने ट्रैक से मानव मल को हाथ से साफ करवाने के लिए लोगों को काम पे रखता है। तो ये सब सुनने के बाद एनाहिलेशन ऑफ कास्ट किताब का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये सिर्फ एक सिद्धांतिक बहस नहीं है, बल्कि इस पूरी व्यवस्था पर एक सीधा बौद्धिक हमला है। हाँ, और ये हमला सिर्फ सामाजिक प्रथाओं पर नहीं है। अंबेडकर सीधे उस स्रोत पर हमला करते हैं जो इस व्यवस्था को पवित्रता और धार्मिक वैधता देता है, यानी हिंदू धर्म के मूल ग्रंथ वेद और शास्त्र। यही वो बात थी जिसे जात पात तोड़क मंडल के लोग पचा नहीं पाए और भाषण रद्द कर दिया। अंबेडकर का मानना था कि आप धर्म को बचाकर जाति को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि जाति की जड़ें धर्म में ही हैं। और यहीं पर रॉय की भूमिका एक और परत जोड़ती है जो बहुत विवादास्पद है। वो गांधी के उस पक्ष को सामने लाती हैं जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, दक्षिण अफ्रीका में उनके शुरुआती साल। ये उस संत की छवि को चुनौती देता है जिसे हम सब जानते हैं। किताब में ये तर्क दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी का संघर्ष नस्लीय अलगाव के खिलाफ नहीं था, जैसा कि आमतौर पर माना जाता है, बल्कि उनका संघर्ष इस बात को लेकर था कि यात्री भारतीयों, मतलब जो व्यापारी वर्ग के भारतीय थे, उन्हें अश्वेत अफ्रीकियों के बराबर क्यों रखा जा रहा था। गांधी अपने लेखों में अश्वेत अफ्रीकियों के लिए काफिर शब्द का इस्तेमाल करते थे, जो उस समय एक अपमानजनक शब्द था। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण किताब में दिया गया है? कई उदाहरण हैं, जैसे डर्बन के पोस्ट ऑफिस में 3 दरवाजे थे, एक गोरों के लिए और एक अश्वेतों और भारतीयों के लिए। गांधी ने इस बात पर आपत्ति जताई और याचिका दायर की कि भारतीयों के लिए एक तीसरा अलग दरवाजा होना चाहिए, ताकि उन्हें अश्वेतों के साथ एक ही दरवाजे का इस्तेमाल ना करना पड़े। वो बार बार ये तर्क देते थे कि भारतीय और अंग्रेज एक ही इंडो आर्यन नस्ल से हैं और भारतीयों को एक असभ्य काफिर के स्तर तक गिराया जा रहा है। ये सुनना काफी चौंकाने वाला है, खासकर उस गांधी की छवि के सामने जो पूरी दुनिया में समानता के प्रतीक माने जाते हैं। जेल में उनके अनुभव के बारे में भी किताब में कुछ बताया गया है। हाँ, जब उन्हें जेल में अश्वेत अफ्रीकी कैदियों के साथ रखा गया तो उन्होंने बहुत दुख और नाराजगी जताई। किताब में उनके लिखे शब्दों को उद्धृत किया गया है। काफिर आम तौर पर असभ्य होते हैं, वे बहुत गंदे होते हैं और लगभग जानवरों की तरह रहते हैं। उन्होंने लगातार मांग की कि भारतीय कैदियों के लिए अलग वार्ड, अलग कंबल और यहाँ तक कि अलग शौचालय भी होने चाहिए। तो किताब का तर्क ये है कि गांधी के जाति पर जो विचार थे वो असल में नस्ल पर उनके विचारों से ही निकले थे। बिल्कुल। किताब यही स्थापित करने की कोशिश करती है कि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जिस तरह समाज को नस्लीय आधार पर एक पदानुक्रम, एक हायरार्की में देखा, उसी सोच ने भारत में जाति पर उनके विचारों को आकार दिया। उनके लिए एक तरह का पदानुक्रम समाज की एक प्राकृतिक व्यवस्था थी, चाहे वो नस्ल पर आधारित हो या जन्म पर। तो आखिर में हम 2 बिल्कुल अलग सपनों, 2 अलग-अलग यूटोपिया पर पहुंचते हैं। एक तरफ गांधी का राम राज्य और आदर्श गांव का सपना है, जो परंपरा और वर्ण व्यवस्था में अपनी जड़ें खोजता है। और दूसरी तरफ अंबेडकर का प्रबुद्ध भारत का सपना है, जो शहरीकरण, आधुनिकता और औद्योगिकरण को गले लगाता है। अंबेडकर के लिए, जिसे गांधी आदर्श गांव कहते थे, वो असल में अज्ञानता, संकीर्णता और सांप्रदायिकता का अड्डा था। वो गांव को एक ऐसी जगह के रूप में देखते थे जहां जाति का अत्याचार अपने सबसे क्रूर रूप में मौजूद होता है और जहां से बचना ही दलितों के लिए मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। किताब एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास की तरफ इशारा करते हुए खत्म होती है। आज के भारत में गांधी, जो परंपरावादी थे, बड़े बड़े विकास प्रोजेक्ट्स, बांधों और खदानों के खिलाफ होने वाले आंदोलनों का प्रतीक बन गए हैं। उनका नाम लेकर लोग पर्यावरण और स्थानीय समुदायों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अंबेडकर, जो आधुनिकता और बड़े उद्योगों के पैरोकार थे, उन्होंने विकास के उसी मॉडल की वकालत की जिसे आज बहुत से लोग विनाशकारी मानते हैं। ये एक अजीब विडंबना है कि दोनों की विरासत आज उनकी मूल सोच से बिल्कुल अलग तरीके से इस्तेमाल हो रही है। ये वाकई सोचने वाली बात है और ये हमें उस अंतिम सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि भारत आज इन 2 विरोधी दृष्टियों के बीच कहाँ खड़ा है। अंबेडकर ने जिस सामाजिक क्रांति, जिस दलित क्रांति का सपना देखा था, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। हाँ, और किताब के शब्दों में कहे तो हम अभी भी इसका इंतजार कर रहे हैं
और उससे पहले भारत में कोई और क्रांति नहीं हो सकती। ये एक ऐसा विचार है जो इस पूरी चर्चा के बाद हमारे सुनने वालों के मन में शायद गूंजता रहेगा कि क्या एक क्रांति दूसरी क्रांति का इंतजार कर रही है और उसका स्वरूप क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर किसी को सोचना चाहिए।